नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ट्यूब ऑल इंडिया टेस्ट यानी प्रीलिम का जो टेस्ट होता है उसके सेट 19 की, जो सैटरडे संडे को होता है। अगर आप नहीं देते तो जाके इनकी साइट से दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन डीआई के हैं तो आपको खुद करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसमें बस कैलकुलेशन होती है। डीआई में कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं। हाँ, कुछ अलग टाइप की डीआई होती तो मैं ज़रूर इंक्लूड करता। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आप लोगों की मदद हो रही है तो थोड़ी सी हेल्प इधर भी करिए चैनल के लिए। कंपटीशन प्रिपरेशन फैमिली को थोड़ा बड़ा करिए। इसके लिए आपको बस क्या करना है, जहाँ पे आपके भाई बंधु कोई भी पढ़ रहे हो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए, शेयर कर दिया करिए। 1 सेकंड का काम होता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न देखिएगा, कहा गया एलसीएम ऑफ 8b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6ab क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड 18a स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या निकालना था? एलसीएम। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एलसीएम निकालना है तो 8b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 8b ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 6ab क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। और 18a स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब अगर इसका एलसीएम निकालना है, आपको पता है एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी आपको इसका लासा लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लासा में सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो 6, 8 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 8 का एलसीएम 24, 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। यानी आप सबसे पहले 72 पे आएंगे। फिर देखिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो आपको पता है हाईएस्ट पावर लेते हैं यानी a स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे केवल b है, यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी b के हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3, तो b क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको पता है यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी के पावर 0 है। अगर a माइनस बी नहीं है तो इसका मतलब a माइनस बी के पावर 0 है, तो a माइनस बी की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? a माइनस बी के पावर 1, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि a प्लस बी यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे a प्लस बी के पावर 0 है, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इनटू में सब चल रहा है, ठीक है। और ये किसी में नहीं है, आपको पता है यहाँ भी इसकी पावर 0 है, यहाँ भी इसकी पावर 0, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 1, तो इसी को ले लेंगे, यानी ये बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका एलसीएम कितना हो गया? 72a स्क्वायर बी क्यूब इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गया? या आप ये भी लिख सकते थे कि देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला आपने अभी यहाँ पे ओपन करा था, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये भी लिख सकते थे 72a स्क्वायर बी क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये भी आपका हो सकता था। तो जो ऑप्शन में दिखेगा वो मार्क कर देना है, ठीक है। आपको एक चीज़ और पता होगी कि जो क्वेश्चन एक बार मेंस में पूछा जाता है वही आने वाले कुछ समय बाद प्री में पूछा जाने लगता है। तो ये क्वेश्चन जो है 2017 मेंस का 17 या 20 फरवरी का पेपर है, ठीक है। और उसका प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया? एन की वैल्यू दी गई, एम की वैल्यू दी गई, आपसे कहा गया 1/n प्लस 1/m की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा यहाँ पे अगर आप n को देखें तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 369 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी हम n बराबर कह सकते हैं, n बराबर हमें दिया गया 0.369 बार, ठीक है। तीनों पे बार, क्योंकि तीनों रिपीट हो रहे हैं। ऐसे m बराबर क्या दिया गया? 531 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 531 बार। आपको पता होगा कि अगर 0.abc बार है तो आप इसको क्या लिखते हैं? abc/, जितने संख्याओं के पावर बार है, मतलब जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9, यानी यहाँ पे 3 की संख्याओं के ऊपर लगा था तो यहाँ बटे में 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे इसी प्रकार से n को लिख लीजिए। n को लिखेंगे अगर हम, तो n को हम क्या लिख सकते हैं? 369/999। और ऐसे m को क्या लिख सकते हैं? m को लिख सकते हैं हम 531/999, यानी n हमारा है 369/999, और ऐसे m कितना है? 531/999, ठीक है। अब 9 से काट दीजिए, यहाँ पे 111 हो गया, यहाँ पे 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 9 81 हो गया। ऐसे 9 से काटेंगे 111, यहाँ पे 41 हो जाएगा। 1/n कितना हो जाएगा? 1/n प्लस 1/m
वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 111/11 प्लस 111/59। यहाँ पे सॉरी 111/41 प्लस 111/59। अब यहाँ पे 111 कॉमन ले लीजिए, तो 111 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 59 प्लस 41 यानी कि 100 और बटे 41 गुणे 59, 41 गुणे 59। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ये आपका हो गया नीचे कितना हो गया 3599, एक मिनट कितना हो गया 40 प्लस 1 इंटू 50, तो यह गुणा कर लीजिएगा सीधे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 40 प्लस 1 इंटू 60 माइनस 1, तो हो जाएगा 2400 माइनस 40 धन 60 यानी कि 2420, और 2420 में से एक घट जाएगा यानी 2419 नीचे आ जाएगा, 2419 हो गया ये, और ऊपर हो गया 111 के बाद डुअल जीरो। तो ये आपका आंसर हो गया 111 के बाद डुअल जीरो बटे 2419 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए कहा गया सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स। अच्छा, अगर आपको ऐसे प्रश्न दिखे कि एक घन है उसको 27 आइडेंटिकल क्यूब में डिवाइड करा जाता है, यानी कि बराबर आकृति के बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के छोटे छोटे पार्ट में काटा जाता है, तो कहा गया परसेंटेज इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया में कितना आएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा, या हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो कितना इंक्रीज होगा। आपको पता होगा कि क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 6a² होता है। अच्छा, आपको पता है 27 किस में काटा गया है क्यूब्स में। तो अगर हम बात करें कि सर 3 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब रहा होगा तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 27। हम क्यों मान रहे हैं 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 मिलता है, इसको 27 भागों में बांटना आसान हो जाएगा। तो अगर हम इसको 27 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक क्यूब का जो आयतन आएगा वो 1 आएगा, और अगर किसी क्यूब का आयतन 1 होता है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, आपको पता है भुजा का क्यूब बराबर 1 यानी साइड का क्यूब इक्वल टू 1, तो साइड हो गई 1, और सिमिलरली यहाँ पे साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। आपको पता है कि एक घन का यानी एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 27 यहाँ पे आपको पता है 27 टुकड़े में काटा गया यानी 27 इंटू 6 इंटू a² यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी कि अभी हमारी एरिया हो गई 27, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गई 27 गुणे 6। और शुरुआत में जिस घन को काटा गया उसकी सरफेस एरिया कितनी थी 6 इंटू 3 का स्क्वायर, यही तो थी। यानी हम कह सकते हैं 6 को लिख लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 27 गुणे 2। अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 27 गुणे 2 था, या हम कहें 27 को अगर हम x माने तो 2x था, और अभी हमारा हो गया 6x। हमारी टोटल सरफेस एरिया 2x थी, अभी हो गई 6x। हम 27 को x से जूम कर रहे हैं, तो 2x से 6x हुई, यानी बढ़ी कितनी 4x। 2x से 2x पे अगर वो 4x कोई चीज़ बढ़ती है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 4x 2x का कितना परसेंट है 200%। बात खत्म हो गई। अब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 27 गुणे 2 को हम 27 को x माने तो 2x पहले थी, अभी कितनी हो गई 6x, 2x से 6x हुई यानी 4x बढ़ी, तो 4x 2x का कितना परसेंट है 200%। बात बराबर। कहा गया 2 नंबर्स आर 50% एंड 75% लेसर देन थर्ड नंबर, 1 2 3। अगर तीसरी नंबर को 100 माने तो पहली संख्या इससे 50% कम है यानी ये 50 है, और दूसरी संख्या कहा गया इससे 75% कम है यानी ये 25 है। अब कहा गया बाई हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस्ड टू मेक इट इक्वल टू फर्स्ट नंबर, यानी कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि ये पहली संख्या बन जाए। आपको पता है 25 में कितना जोड़े कि 50 हो जाए, आप कहेंगे 25 जोड़ दीजिए, और 25 में 25 जोड़ना यानी 25 का कितना परसेंट है 100%, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा 100%। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको केवल और केवल नंबर दिलवाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसी टाइप का ये प्रश्न है। कहा गया ये फार्मासिस्ट नीड टू स्ट्रेंथ ये 15% एल्कोहल टू 1 ऑफ 32% एल्कोहल, यानी कि एक मतलब फार्मासिस्ट है वो 15% एल्कोहल का सलूशन है, उसको 32% एल्कोहल में बदलना चाहता है। कहा गया हाउ मच प्योर एल्कोहल शुड बी एडेड टू 400 ml ऑफ 15% सलूशन। ध्यान से देखिएगा, अगर 400 ml टोटल है और उसमें 15% एल्कोहल है तो हमें कितना मिल जाएगा 400 का 15% यानी 60 ml उसमें एल्कोहल है, ठीक है। अब कहा गया उसे कितना चाहिए, उसे 32% एल्कोहल चाहिए। हम मान लेते हैं कि x ml इसमें एल्कोहल डाला जाता है। अगर हम प्योर एल्कोहल इसमें x ml डालेंगे तो एल्कोहल की प्योर एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 60 ml मिक्सचर में था और x ml हमने प्योर डाल दिया यानी 60 + x हो गया। और हमारा जो कुल विलयन था यानी कुल सोल्यूशन था उसमें भी तो x बढ़ेगा। आपको पता होगा कि अगर 2 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है उसमें 1 लीटर हम केवल दूध मिलाएं या पानी मिलाएं तो हमारी कुल मात्रा 2 + 1 3 हो जाती है। उसी प्रकार 400 में x डालेंगे तो हमारी कुल मात्रा होगी 400 + x, ठीक है।
और आपसे कहा गया कि अब उसे क्या मिल जाता है, 32% एल्कोहल सोल्यूशन मिल जाता है। 32% एल्कोहल सोल्यूशन किसका, यानी कि इसका 32% ये हो जाएगा, यानी कि 400 प्लस एक्स का 32%, यानी आप 400 प्लस एक्स का 32% की अगर हम बात करें तो 400 प्लस एक्स गुड़े कितना लिख सकते हैं, 8/25, 8/25 बराबर कितना है, 60 प्लस एक्स। इसी को सॉल्व कर लेना है, यानी आपका हो गया 17x बराबर 3200 माइनस 1500 यानी कि 1700, यानी x बराबर हो गया 100। यानी 100 ml अगर हम इसमें और डाल दें, किसकी मात्रा, 100 ml अगर हम इसमें क्या डाल दें, प्योर एल्कोहल डाल दें, तो हमारा जो मिक्सचर होगा वो 32% एल्कोहल का हो जाएगा। आप कहें सर सही है कि गलत है, तो आप 60 ml एल्कोहल था, इसमें 100 ml डालिए तो 160 ml एल्कोहल हो गया, और 400 ml हमारा कुल सोल्यूशन था, इसमें अगर 100 ml और डाल देंगे तो 500 ml कुल सोल्यूशन हो जाएगा। 500 में 160 ml एल्कोहल है, कितना परसेंट है, 32%। समझ आ गया। ये प्रश्न केवल और केवल आपका नंबर बढ़वाने के लिए आया है। कहा tan x बराबर दिस वन, साइन y बराबर दिस वन, तो आपसे cos x प्लस वाई की वैल्यू पूछेगी। अगर cos x प्लस वाई की कोई वैल्यू पूछता है तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सर x और y की वैल्यू तो बता दीजिए एटलीस्ट। tan x बराबर 1, tan कितने अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का, यानी x बराबर हो गया 45 अंश। सिमिलरली साइन y बराबर 1/√2, तो आपको पता है साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो y इज इक्वल टू 45 डिग्री मिल जाएगा। अब x मिल गया, y मिल गया, तो cos x प्लस वाई यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है। देखिएगा इस प्रश्न को करने के कई सारे तरीके हैं, एक तो ओपन करके आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से करवाऊंगा। आपको पता होगा कि a प्लस 1/a के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और प्लस 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको ओपन करके देख लीजिएगा, ये लिखा है -2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 12। इसको इधर ले आइए, यानी ये आपका हो गया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1/a, और ये आपका 12 अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 - 12 यानी कि -8 बराबर 0। 8 के दो फैक्टर जिनको घटाने पे 2 आए तो आप कहेंगे 4 और 2, यानी आपका ये हो गया x। इसको थोड़ी देर के लिए x एज्यूम करिए, ऐसे देखिए, इसको x एज्यूम करें तो ये लिखा है x स्क्वायर -2x -8, जिसके दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो बनेंगे। अरे आप कहेंगे x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर बनेंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा, इसको मतलब जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर -2x -8। अच्छा, ये x हमने माना किसको था, a माइनस 1/a को, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी 4, एक वैल्यू आ जाएगी -2। अगर हम x बराबर -2 लेते हैं, यानी आपका हो जाएगा a माइनस 1/a इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं, या 1 को इधर भेज दीजिए, ऐसे करिए, देखिए दोनों पक्षों में क्या काम करिए, एक एक जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में क्या काम करिए, एक एक जोड़ दीजिए। तो अगर इधर एक जोड़ेंगे तो इधर भी एक, यानी ये 2 जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर 2 जोड़ेंगे तो 0 + 2 यहाँ पे +1 हो जाएगा। हमने दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, तो -1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो +1 बचेगा, और अगर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है, a + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, a + 1 का होल स्क्वायर। तो ये लिखा है a + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर, यानी a बराबर यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। और अगर आपको ये नहीं लेना है तो x बराबर 4 ले लीजिए। x बराबर अगर हम 4 लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4, यानी हमारा हो जाएगा a स्क्वायर -4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं a स्क्वायर -4a, 5 दोनों साइड में जोड़ दीजिए, +4 इज इक्वल टू 5। तो आपका हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा a बराबर हो जाएगा 2 ± √5। तो ये भी आपकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, यानी एक क्लिफ के ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई। अगर हम किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो हमारी ऊंचाई से कम ऊंचाई की है। यानी आप ऐसे कुछ फिगर बनाइएगा, ये क्लिफ है अगर, ठीक है, ये क्लिफ है, तो ये हमारा कुछ टावर है। ठीक है, अब इसके शीर्ष से, यानी यहाँ से इसका और यहाँ से इसके फुट का, यानी यहाँ का, दोनों कोण आपको दिए गए हैं 30 अंश और 45 अंश, यानी दिस एंगल इज 45 डिग्री और दिस एंगल इज 30 डिग्री।
ठीक है। आपको दिया गया कि क्लिफ की ऊंचाई 200 है, यानी इतना पूरा 200 है। ठीक है। आपको पता है ये कोण 45 अंश है, अगर ऊपर वाला 200 है तो यहाँ पे भी 200 हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 200। लेकिन हमें इसकी लंबाई से क्या मतलब, आपको पता है अगर वो 200 है तो ये भी 200 हो जाएगा। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा अगर मैं मानूँ कि टावर की ऊंचाई h है तो आपको पता है ये भी h हो जाएगा, यानी ऊपर वाली भाग की ऊंचाई हो जाएगी 200 माइनस h। अब इसमें tan लगा दीजिए तो tan 30। आपको पता है कि अगर ये कोण 30 अंश हो तो जो आधार होता है वो लंब का √3 गुना होता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा हो जाएगा 200 माइनस h √3, ये तो कह सकते हैं बराबर 200। या √3 को इधर भेज दी, यानी ये 200 बटे √3, यानी h बराबर आपका हो जाएगा 200 माइनस 200 बटे √3। 200 कॉमन ले लीजिए और हर बराबर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 200 इंटू √3 माइनस 1 अपान √3, ये h की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। अब √3 से मन करेगा ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, और h हमने माना किसको था, टावर की ऊंचाई, यानी h बराबर आपका आंसर आ गया। ये प्रश्न बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया इफ़ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, मुझे लगता है ये इस सेट का सबसे अच्छा प्रश्न है, और तुक्के उक्के मारने से हो सकता है आप जल्दी कर ले गए हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना मस्ट है, और कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो 10 सेकंड का प्रश्न भी बचता है। कहा गया इफ़ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का एलसीएम 1728 और के दो संख्या है जिनका एलसीएम दिया गया 5184। आपसे कहा के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ आएगा। फर्स्ट नंबर आपको दी गई 1728। 1728 12 का क्यूब होता है, यानी 12 का क्यूब होता है, यानी कि 2 पावर 2, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, और इसका क्यूब, अगर इसका क्यूब हो गया तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6, 3 के पावर 3। ठीक है, ये पहली संख्या। दूसरी संख्या आपको दी गई के को मान लीजिए, अच्छा के को अभी कुछ ना मानिए, और इनका एलसीएम दिया गया है 5184। 5184 1728 का 3 गुना है, और अगर 1728 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यानी 2 के पावर 6 और 3 के पावर 4, यानी यही हो जाएगा एलसीएम। और 5184 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पावर 6 3 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि पहली संख्या में 2 और 3 है, दूसरी संख्या हमें अभी नहीं पता, और एलसीएम में 2 और 3 ही है, तो इसका मतलब कोई और प्राइम नंबर के पावर में कुछ भी नहीं था, नहीं तो वो भी इस एलसीएम में आती। अरे आपको पता अगर यहाँ 7 होता या यहाँ 7 होता तो ये 7 भी एलसीएम में आया होता, किसी एक में 7 होता। तो यानी कि जो भी संख्या के की जो भी वैल्यू है उसमें 2 और 3 ही होगा, तभी 2 और 3 ही आया, नहीं तो और भी संख्याएं आती। हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 2 पावर a 3 पावर b। अब आपको पता है कि एलसीएम जब लिया जाता है तो हाईएस्ट पावर ली जाती है, हाईएस्ट पावर ली जाती है, यानी कि हाईएस्ट, अगर देखो यहाँ पे 2 पावर 6 है, यहाँ पे a की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे 2 पावर 6 आई है, यानी कि हमें लिया यही वाला पावर गया है, तो यहाँ पे a की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, a की वैल्यू एक रही होगी, तब भी 6 बड़ा था इसी वजह से 6 आया। a बराबर 0 हो सकती है, सबसे पहले तो a बराबर 0 हो सकती है, a बराबर 1 हो सकती है, a बराबर 2 हो सकती है, a बराबर 3 हो सकती है, a बराबर 4 हो सकती है, a बराबर 5 हो सकती है, a बराबर 6 हो सकती है। कुछ भी वैल्यू होती तो आपको पता है कि जब पहले में ही 2 के पावर 6 आ गया, उससे बड़ा होता तब यहाँ 2 के, जैसे मान लो a की वैल्यू 7 हो जाती तो यहाँ 2 के पावर 6 था, यहाँ 2 के पावर 7, तो हाईएस्ट वाला एलसीएम में लिया जाता है, तब 2 के पावर 7 आता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 के पावर 6 ही आया है तो a को हम कुछ भी लें, बड़ा वाला हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो छोटे में 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी a की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है। और अगर हम वहीं 3 की बात करें तो आपको पता है कि 3 के पावर 3, यहाँ पे पावर कितनी है 3, और हमें एलसीएम में 4 मिल रहा है, यानी इसमें हाईएस्ट पावर आपको पता है कि एलसीएम में ली जाती है। अब हाईएस्ट पावर 4 रही होगी तभी तो यहाँ एलसीएम में 4 है, यानी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो अगर आपसे बी की वैल्यू पूछी गई होती तो बी की केवल और केवल एक वैल्यू हो सकती है, यानी 3 के पावर केवल एक वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं के की बात करूँ, के में ए की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7। अब ए की सातों वैल्यू रखोगे तो के की अलग अलग 7 वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि ए की जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही के की वैल्यूज होंगी, यानी कि के की वैल्यूज भी कितनी हो जाएंगी 7। अरे ए आप अलग अलग, ए बराबर 0 रखोगे तो के का दूसरा मान आएगा, ए बराबर 1 रखोगे तो के का दूसरा मान, ए बराबर 2 रखोगे तो के का तीसरा, ऐसे 3 4 5 6 जो रखोगे तो के का अलग अलग मान आएगा, यानी के संभावित कितने मान हैं 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू पॉसिबल है। समझ आ गया एकदम सही से। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा कि ये ट्रेडर हैड 2000 केजीज ऑफ राइस, यानी 2000 किलो चावल थे। कहा कि एक पार्ट को 10% प्रॉफिट पे और रेस्ट को 16% प्रॉफिट पे बेचा, ओवरऑल उसे 14.2% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे कहा गया 10% पे कितना बेचा। आपको दिया गया 10% प्रॉफिट और क्या हो रहा है 16% प्रॉफिट, और रिजल्टेंट है आपका 14.2% प्रॉफिट। ठीक है, यानी 10% और 16% का रिजल्टेंट कितना है 14.2%। लगाइए एरो,
ख़त्म करिए इस काम को। तो 14.2 में से 10 घटाइएगा तो ये 4.2 आ जाएगा। 16 में से 4.2 घटाएंगे तो आपका 1.8 आ जाएगा। काट दीजिए, 6 × 18, 6 × 7 = 42, यानी कि आपका 10% के अनुपात में 10% और 16% में बेचे गए चावलों के वजनों का अनुपात है 3:7। तो अगर आपसे पूछा गया 10% तो 10% वाला 3 आउट ऑफ 3 + 7, 10 3/10 हिस्सा बेचा गया किसका, 2000 का। तो कितना हिस्सा बेचा गया, 3/10 × 2000, यानी कि 600 किलोग्राम बेचा गया। कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस बार सीपीओ में भी खूब दबा के पूछा गया और सीएचएसएल में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है। कहा गया x × x + y + z इतना है, y x + y + z इतना है, z × x + y + z बराबर इतना है। तो आपसे x की वैल्यू पूछेगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको तीनों इक्वेशंस को जोड़ूँ तो आपको पता है x + y + z कॉमन आ रहा है। x + y + z कॉमन आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर करिए। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले वाले में x बचेगा, दूसरे वाले में y बचेगा, और तीसरे वाले में आपका क्या बचेगा, z बचेगा। और चूंकि तीनों को जोड़ा है तो 9 16 25 और 144 169 हो जाएगा। आपको पता है x + y + z × x + y + z, यानी ये हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर। ये बराबर कितना है, 13 का स्क्वायर। अगर x + y + z का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो x + y + z बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। x + y + z बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। यही आपसे पूछा गया था। तो सड़ा हुआ प्रश्न है, आपको बेसिकली करना क्या है, इसको जोड़ के और सीधे रूट निकाल देना है। कहा गया कि ये शॉपकीपर मार्क्स अप हिज वेयर्स बाई 125% एंड ऑफर्स 25% डिस्काउंट। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 640। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि कोई दुकानदार क्या करता है कि 125% बढ़ाता है, यानी कि 640 अगर कॉस्ट प्राइस था तो पहले उसका 125% बढ़ा देगा। 125% बढ़ाने का मतलब हो गया कि कोई चीज़ अगर 4 रुपये की थी तो उस पर 4 का 125% यानी 5 बढ़ा दिया, यानी अब उसे 9 में लिखा जाता है, यानी कि 640 के 9/4 में बढ़ा के लिखा। और फिर कहा गया 25% का डिस्काउंट देता है, यानी इसके 3/4 पे बेचता है। तो आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। सॉल्व कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 40 आ गया यहाँ पे। 40 × 9 360 और × 3, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1080। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, ये भी कुछ कम नहीं है। कहा गया x/a + y/b = 3, x/b - y/a = 9। तो आपसे पूछा गया x/y की वैल्यू। बहुत आसान सा प्रश्न, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिएगा x/b की वैल्यू क्या दी गई है, x/b - y/a = दिया गया 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। देखिएगा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ और उसी से मुझे लग रहा है आंसर भी आ जाएगा। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, एक बार इसमें किससे भाग करते, b से भाग करते, इसमें a से भाग करते, दोनों को जोड़ते घटाते तो आपका कुछ कट जाता। ऐसे करके भी कर सकते थे, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती। अब देखिएगा, आपको पता है 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x/a + y/b, यानी ये हो गया 3x/a + 3y/b लिख सकते हैं बिल्कुल। x वाले टर्म को एक साइड में, y वाले टर्म को एक साइड में लाइए, तो x वाले टर्म को इस साइड में ले आइए और y वाले टर्म को इस साइड में। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, 1/b - 3/a। ये बचेगा कितना, y × ये कितना हो जाएगा, 3/b + 1/a। सॉल्व कर लीजिए, यानी यहाँ से हमारा x/y = आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a + b और बाई ए बी, और ए बी दोनों में कट ही जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a - 3b, यानी x/y कितना आ गया, 3a + b / a - 3b। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमने क्या किया, आपको पता है कि ए बी यहाँ भी बटे में आता है, यहाँ भी ए बी बटे में आता है, तो वही डायरेक्ट कट जाता। और इतना तो दिमाग लगाओ ही। देखो, ये प्रश्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको इजी भी कर सकते हैं। कहा गया इफ इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय 15%, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट CI अर्नड ऑन 15 लाख इन 3 years। पिछले सेट में भी आया हुआ था। आपसे कहा गया 3 साल में SI जो मिलता है वो 15%। अगर 3 साल में 15% तो 1 साल में 5%। अब बात की गई कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 साल के लिए, तो किसी धन पे 5%, 5% और 5%, यही 3 सक्सेसिव। अगर सक्सेसिव कोई चीज़ मिलता है तो उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर हम कंपाउंड के लिए तो यानी ब्याज पे ब्याज, सक्सेसिव जो होता है उसको हम कहते हैं परसेंट पे परसेंट। जैसे जो सक्सेसिव परसेंटेज होता है उसको ऐसे कहते हैं। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो सक्सेसिव रेट ले लो, 5%, 5%, 5%। तो 5%, 5% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 10.25%। और 10.25 और 5 का लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका,
15.25 और प्लस एक हो जाएगा 0.505125, यानी इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15.7625। ठीक है, 15.7625। अब आपसे कहा गया 15 लाख पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पता चल गया कि 3 साल में कितना मिलेगा, 15.7625% मिलेगा। तो गुणा कर लीजिएगा, 15×5 = 75, हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, 15 छक्के 90, 3 93, 15 7 105, 9 114, 15×5 = 75, 11 86, 15 1 15 8 23, हासिल कहाँ पे लग जाएगा, इतना, यानी कि इतना परसेंट मिल जाएगा, इतना परसेंट सॉरी इतना परसेंट नहीं, इतना क्या मिल जाएगा, और बटे 100 कर देंगे, बटे 100 करेंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 2.364375 लाख मिल जाएगा। अरे 15 लाख का 15.7625% कितना हो जाएगा, 15 का इसमें गुणा बटे 100, यानी कि हो जाएगा 2.36 लाख मिल जाएगा। समझ आ गया। अच्छा ये प्रश्न देखिए, कहा गया 7800 का ABC के बीच में 1/2, यहाँ पे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो B का हिस्सा पूछा है। आपको पता है कि अगर अनुपात दिया गया तो पहले सबसे पहले उसको इंटीजर में बदलो, तो यहाँ पे 2 3 4 के एलसीएम यानी 12 से गुणा कर दो, तो A का हिस्सा आ जाएगा 6, B का हिस्सा आ जाएगा 4 और C का हिस्सा आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि इस B का हिस्सा कितना होगा। आपको पता है B को मिलता है कितना है, 4 आउट ऑफ 6, 4 10 3 13, 4 आउट ऑफ 13, इसका मतलब 7800 अगर लाभ होगा तो उसका भी 4/13 हिस्सा मिलेगा, यानी 13 छक्के 78, यानी कि 2400 रुपये किसको मिलेंगे, B को। ऐसे किसी का भी हिस्सा आप निकाल सकते हैं। ये प्रश्न देखिए, कहा गया ABC अकेले अकेले कार्य करे 9 12 36 दिन में कर सकते हैं, यानी A 9 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है और C 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब 9 12 36 का एलसीएम लीजिए, यानी 36 यूनिट टोटल कार्य हो गया, यानी कि A 1 दिन में 4 यूनिट करता है, B 3 यूनिट करता है और C 1 यूनिट करता है। अब कहा गया A लीव्स आफ्टर दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो 4 3 7 1 8 कार्य होगा, और 3 दिन कार्य कर दे रहे हैं, यानी 24 यूनिट इन्होंने कर दिया होगा एक साथ, यानी 36 था 24 हो चुका है, यानी अब 12 यूनिट बचा है। और कहा गया कि 12 यूनिट को B और C मिलके कितने दिन में करेंगे। आपको पता है B और C, B 3 यूनिट करता है और C 1 यूनिट, यानी दोनों मिलके 4 यूनिट, 4 यूनिट एक दिन में B और C कर रहे हैं, तो 12 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 12/4, यानी कि 3 दिन लगेगा, 3 डेज लगने वाले। समझ आ गया। देखिएगा ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन मैं इसको बेसिक से करवा के तब ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको बेसिक भी पता रहे। कहा गया एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 104 to 148। अगर मैं बात करूं कि 104 से लेके 148 तक कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप कैसे निकालोगे। अगर मैं कहूँ 104 से लेके 148 तक कितनी सम संख्या है, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप कह दो पहला टर्म 104 है, प्लस अगर n संख्याएं हो तो n-1 इंटू डी, सार बनतर 2 बराबर 148, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 46 और 46 में 2 से भाग होगा 23, और 23 में 1 जुड़ेगा, यानी कि 24 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 24। अरे देखिए 104 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 104 148 में से घटेगा कितना हो जाएगा 148 में से 104 घटेगा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 44। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये हो जाएगा 44 में 2 से भाग होगा 22 और 1 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी 23 संख्याएं हो जाएंगी। तो 23 निकालने की कई सारी मेथड है। एक तो ऐसे कर सकते थे कि 148 में से 104 घटाते तो ये आपका हो जाता 44 में 2 से भाग करके प्लस 1 लिख देते, यानी इतनी संख्याएं होंगी, तो कितनी हो जाती 44/2, यानी 22 और 1 23 संख्या हो जाती। अच्छा, अब अगर आपको पता है कि 23 संख्याएं हैं तो 23 संख्याओं का पहले योग निकालो, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23/2 इंटू, अगर 23 संख्याओं का योग निकालना है तो आपको ये पता होगा मेरे भाई कि n संख्याओं का योग समांतर श्रेणी में अगर सभी सम संख्याएं हैं तो n संख्याओं का सम कितना होता है, n/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 23/2 इंटू 104 प्लस 148, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये समांतर श्रेणी है। यानी आपका हो गया 23/2 गुणे 104 और प्लस 148, यानी कि 252। अच्छा, अब ये तो आ गया सम, आपसे पूछा गया एवरेज, तो एवरेज बराबर कितना होता है, सम बटे पदों की संख्या, यानी कि 23 कट जाएगा, यानी 252/2, यानी 126। तो ये तो है बेसिक। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जो भी पदों की संख्या होती, मान लो पदों की संख्या n होती तो यहाँ पे n/2 आता और नीचे भी n ही होता। हम मान लेते हैं कि पदों की संख्या अगर n होती तो n/2 इंटू a प्लस l सम होता, और n जब पदों की संख्या तो एवरेज में n से ही भाग देते, यानी n की वैल्यू तो कट ही जाती, हमारा बचता क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 102 से लेके 152 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे 102 और 152 को जोड़ो और बटे 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर मैं कहूँ 176 से लेके 302 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे 176 लिखो, 302 लिखो, बटे 2 कर दो, दोनों को जोड़ के। तो यानी कि यहाँ से हमें शॉर्ट ट्रिक क्या मिल गई, 104 + 148 बटे 2, यानी आपका आंसर हो गया 126। 3 सेकंड का प्रश्न। ये प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही है। तो ये प्रश्न कई बार प्री में पूछा गया, मेंस में पूछा गया, इंपॉर्टेंट बनता है, इस वजह से इसका आंसर याद कर लीजिए। ये होता है 6√6। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा नहीं वहाँ एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपको वहाँ पे आपके पास समय बचता है, तो अगर करने का टाइम है, आंसर नहीं याद आ रहा है, तो करने की मेथड भी पता होनी चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने कई बार करवा दिया है। देखिएगा, आपको क्या काम करना है, यहाँ पे x बराबर दिस 1 दिया गया, 1 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x - 1 = √2 + √3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी यहाँ से हो जाएगा x² + 1 - 2x = 2 प्लस मतलब √2 + √3 का स्क्वायर, यानी 5 + 2 √6 हो जाएगा। 1 को इधर ट्रांसफर मार दीजिए, यानी ये हो गया x² - 2x। एक मिनट, कलर चेंज कर दो, नहीं तो बाद में काम लगेगा तो काम बचेगा नहीं। ये हो गया x² - 2x = 4 + 2 √6। 4 + 2 √6। आप देखिएगा आगे, फिर प्रोसीड करते हैं। अब x² - 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बचेगा क्या, x⁴ - 4x³ और प्लस 4x², यही तो बचेगा। अरे a² - 2ab + b², यही हो जाएगा, 4x³ है। ये बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 2 √6 का स्क्वायर, यानी 24 प्लस 24 और प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 चौको 8 और दूना 16 √6, 16 √6। अरे 2 चौको 8 दूनी 16 √6, हमने स्क्वायर कर दिया। अब 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x⁴ - 8x³ + 8x² बराबर 16 24 40, 40 में 2 से गुणा करेंगे 80 प्लस 16 √6 में 2 से गुणा करेंगे 32 √6। हमने दोनों पक्षों में तो गुणा किया है, तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी होगा। अब आपको पता है कि -5x² हमें चाहिए। -5x² लाने के लिए इधर 13x² घटा दीजिए, तो इधर भी 13x² घटाना पड़ेगा। और आपको पता है 26x इधर है, तो 26x इसमें जोड़िए दाएं पक्ष में, तो 26x इधर भी जोड़ देंगे। यानी हमें जो लाना है वही हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आपका 2x⁴ - 8x³ + 8x² - 13x², यानी कि ये लिखा हुआ है -5x² और प्लस 26x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी वैल्यू यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस पार्ट को आप सॉल्व करिए, तो ये हो गया आपका 80 प्लस 32 √6 और माइनस इसमें 13 कॉमन ले लीजिए, तो -13 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² - 2x। x² - 2x की वैल्यू रख दीजिए, यानी 4 + 2 √6 और -18। अभी इतने की वैल्यू जो मतलब जो ब्रैकेट है उसकी हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी ये हो गया 80 - 52, यानी ये 28 हो गया और प्लस 32 √6 - 26 √6, यानी कि 6 √6। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, किसकी, यानी इतने की वैल्यू आपकी आ गई है। यानी इतने की वैल्यू कितनी आ गई 28 प्लस 6 √6 और इसमें से 28 घटाना है। देखिएगा क्या पूछा गया आपसे, देखिए 28 प्लस 6 √6 इतने की वैल्यू आ गई, तो इसमें से 28 घटा दीजिए, यानी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 प्लस 6 √6 -28, यानी 28 कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 6 √6। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पार्टनरशिप का है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहा गया ए स्टार्टेड ए टैक्सी सर्विस बाय इन्वेस्टिंग 25 लाख, यानी ए ने स्टार्ट किया कोई बिजनेस 25 लाख इन्वेस्ट करते हुए। कहा गया आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद बी इन्वेस्ट करता है 40 लाख के साथ, ठीक है। फिर इसके 4 महीने बाद, यानी इसके 4 महीने बाद सी जो है वो भी ज्वाइन करता है 50 लाख के साथ, ठीक है। अब कहा गया 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस, यानी 1 साल बाद अगर उनको 2,73,000 का फायदा होता है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। आपको पता है कि जो लाभ का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, आपको पता है। देखिए शुरू से 3 महीने बाद तो बी आया, टोटल 12 महीने तक अगर पैसा लगा तो बी ने कितने महीने तक लगाया 9 महीने तक, और बी के 4 महीने बाद यानी टोटल 7 महीने बाद सी आया, यानी सी ने कितने महीने तक पैसा लगाया था 5 महीने तक। ए ने 12 महीने तक लगाया, बी ने 9 महीने के लिए लगाया और सी ने कितने महीने के लिए लगाया 5 महीने के लिए लगाया। बेसिकली आपका प्रश्न ये बन गया, ठीक है।
अब अगर ये प्रश्न बन गया तो आपको पता है कि लाभ का अनुपात क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम जो होता है वही हो जाएगा लाभ का अनुपात। यानी अगर मैं आपसे पूछा जाए सी का हिस्सा, तो आप सबसे पहले 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 10 = 50। आपसे पूछा गया सी का हिस्सा, तो सी कितना इन्वेस्ट करता है, 10 × 5 = 50 आउट ऑफ सी का हिस्सा 50 प्लस बी का हिस्सा 9 × 8 = 72 प्लस ए का हिस्सा 12 × 5 = 60, यानी आपका हो गया 50/50 प्लस 72 प्लस 60, यानी आपका ये कितना हो गया 50/50 और 60 110 और 110 और 72 182, यानी इसको अगर काटेंगे तो 25/91, यानी किसका हिस्सा ये आया है, सी का हिस्सा। सी को कितना मिलता है 25/91, किसका 2,73,000 का, यानी सी का हिस्सा हो जाएगा 25/91 गुणे 2,73,000, 2 73 12 0 3 0 है सॉरी, ठीक है। तो 91 से कटे गए 3 हो जाएगा, 25 × 75, यानी कि आपका हो गया 75,000 रुपये सी का हिस्सा होगा, ठीक है। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 75,000। सभी को प्रश्नों को देखते हुए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है इस सेट के जो नंबर सिस्टम वाला एक प्रश्न था जहाँ पे के की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं उसी लेवल का प्रश्न है। कहा गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एक्स क्यू वाई और आर जेड जो है वो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड मतलब लंब है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं हम, ये ट्रायंगल थोड़ा सा अच्छा बनाइए, ये आपका ट्रायंगल है, ये है आपका पी, ये है आपका क्यू और ये है आपका आर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, एक ये है परपेंडिकुलर, एक ये है परपेंडिकुलर, एक ये है परपेंडिकुलर, यानी ये पी एक्स है, क्यू वाई है, आर जेड है, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा गया कि पी ओ बराबर 6 दिया गया है, यहाँ से देखिए ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दिस लेंथ, यहाँ पे ओ लिख दे रहा हूँ, पी ओ बराबर 6 दिया गया है, ठीक है। और पी एक्स बराबर 8, पूरा 8 है, पी ओ 6 है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हो गया। और आपसे कहा गया क्यू ओ बराबर 4, क्यू ओ बराबर कितना दिया गया 4, यानी दिस लेंथ इज गिवन, या इसी कलर से लिख दे रहा हूँ, क्यू ओ जो है ये 4 है। अगर मैं बात करूँ, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं साइन थीटा की यहाँ पे बात करूँ, साइन इस वाले ये थीटा मानूँ, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/4, यानी साइन थीटा बराबर 1/2, यानी थीटा बराबर 30 अंश, यानी ये 30 अंश हो गया। अब अगर ये 30 अंश हो गया तो ये 60 अंश हो गया, अगर ये 60 अंश हो गया तो ये भी तो 60 अंश हो गया, कौन सा, ये 60 अंश हो गया, ठीक है, ये कौन 60 अंश, और ये 90 अंश है। अब इसमें कॉस 60 अंश लीजिए अगर, तो कॉस 60 अंश कितना हो जाएगा, कॉस 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, अरे कॉस आधार यानी ओ आई बट्टे कर्ण पी ओ, यानी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर ओ आई की वैल्यू हमें निकालनी है बट्टे पी ओ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए पी ओ बराबर 6, यानी यहाँ से हमारा ओ आई बराबर हो गया 6/2 यानी कि 3। अब ओ आई आपका 3 है, क्यू ओ या ओ क्यू की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो आपकी क्यू आई की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो क्यू आई बराबर हो जाएगा क्यू ओ प्लस ओ आई। क्यू ओ की लंबाई कितनी है, क्यू ओ की लंबाई है 4 प्लस ओ आई की लंबाई 3, यानी कि टोटल लंबाई हो गई 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये समझना था कि कहाँ पे कौन सा एंगल काम करेगा, कौन सा रेशियो काम करेगा, फिर आंसर निकाला जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें, सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब भी कर लिया है तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल गोइंग एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद।